Hello everyone, I welcome you on your channel UPSC with Rajiv Chauhan. So today we will be discussing a very important topic, the burning topic, the issue of Manipur. You must have heard in the news that not less than 54 people are dead in Manipur violence. The effect of violence is not just restricted to Manipur, it has rather conflagrated to the adjoining state of Mizoram, where 16 people are held who were trying to mobilize other people to do exactly or replicate exactly the same what is happening in Manipur. And it is not just restricted itself to the northeast India, rather it has come to the corridors of the University of Delhi, where two different Manipuri group clash against each other, and some of the students were thrashed, manhandled and beaten black and blue, and you can well imagine what is the situation. Therefore, I have undertaken this topic to give you a complete clarity. I will keep this communication a bilingual one, so that not just UPSC aspirant, not just people who understand English, but people who understand Hindi as well, they could also understand. सब लोग समझ पाए, इसीलिए हम इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखेंगे. अब सबसे पहली बात है कि अगर ये क्लास हुआ है जहां कि 54 पीपल का डेथ हो गया है और अभी वायलेंस चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है, कब बंद होगा कोई गारंटी नहीं है. आर्म फोर्सेस को, इंडियन आर्मी को लगाया गया है वहां पे, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गंभीर मुद्दा होगा ये. तो अब कोई वायलेंस इस तरह से होता है तो डेफिनेटली उसका कुछ हिस्ट्री होता है, तो हमें इस मुद्दे को पूरे बहुत विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से समझना है. तो इसीलिए मैं इसे 2-3 पार्ट में तोड़ दूंगा जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ पाए. तो पार्ट 1 में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दो ग्रुप है, मैतेई ग्रुप और कुकी ग्रुप, ये दोनों ग्रुप क्या है इसके बारे में समझेंगे, और अभी जो इशू है वो क्यों हुआ है इसके बारे में समझेंगे, पहला पार्ट. दूसरा चीज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वहां के जो इंसर्जेंट ग्रुप में है इशू क्या है, उनका इतिहास क्या है, ये पार्ट समझेंगे. और लास्टली कि फाइनली इसके आगे क्या हो सकता है, क्या होगा, वो समझेंगे. तो 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करा है और आपको मैं तीनों पार्ट अच्छे से 1 बाय 1 समझाऊंगा. तो जब मैं इस पे एनालिसिस में जाता हूं तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो 3 तरफा फाइट है, यहां पे एक ग्रुप है जो मैतेई ग्रुप है, एक ग्रुप है जो कुकी ग्रुप है, और एक भारत सरकार है, इंडियन आर्मी है. तो इंडियन आर्मी को तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैतेई और कुकी को नहीं जानते होंगे. तो सबसे पहले मैं मैतेई आपको बताता हूं. मैतेई वहां के एक ग्रुप है, इंडिजिनस ग्रुप है, जो कि वैली एरिया में रहते हैं. तो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, तो आप समझ सकते हैं कि पहाड़ होंगे वहां पे, बहुत सारा ये हिल एरिया है. तो हिल एरिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल स्पेस है वो 90% है, और वैली जो है लगभग 10% है. तो वैली में जो लोग रहते हैं उनको मोस्टली मैतेई बोलते हैं. उनका जो धर्म है, रिलीजन है, वो सिर्फ हिंदू नहीं है, और याद रखिए वो ट्राइबल बिल्कुल नहीं है, वो हिंदू है और मुसलमान है. मैतेई जो है एक भाषा है, लैंग्वेज है, जो कि बहुत लोग वहां पे बोलते हैं, जिसमें कि कुछ लोग हिंदू हैं, कुछ लोग मुसलमान हैं. मुसलमान का पॉपुलेशन 8% है. तो टोटल जो मैतेई भाषा बोलने वाले लोग हैं वो 64.4% लोग हैं. तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 10% लैंड एरिया में वो रहते हैं, उनका पॉपुलेशन है 64%. ठीक है. दूसरी बात कि सबसे रिसोर्स जिनके पास सबसे अधिक है वो कम्युनिटी है मैतेई. जो सबसे पढ़े लिखे हैं वो कम्युनिटी है मैतेई. टोटल विधानसभा में 60 सीट्स है, 60 में से 40 सीट्स मैतेई ग्रुप वाले को, प्लेन एरिया जो वैली एरिया है उन वाले को मिलता है, जो इंफाल के अराउंड में है. रिसोर्स उनका, नौकरी उनकी, पॉलिटिकल पावर उनका, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ उनका, तो वो कम्युनिटी जो है बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी है. कहां पे? मणिपुर में. और कुकी कौन है? कुकी एक ट्राइबल ग्रुप है, वहां पे रिकॉग्नाइज 34 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उसमें से एक ग्रुप है कुकी.
और ओवरऑल पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन आपको UIDAI के डेटा के अनुसार द पॉपुलेशन इज लाइक 32 लाख, 32 लाख टोटल पॉपुलेशन आपको मणिपुर का है। 32 लाख में से लगभग 35-37 हजार, 35 to 37,000 के बीच में कुकी पॉपुलेशन है। ओके, लेकिन सबसे वोकल लोग हैं वो, और इंसर्जेंसी में जो स्टार्ट जो करा हुआ है उनमें से वो एक प्राइमरी मतलब एजेंसी रहा है, तो वो एक डोमिनेंट फोर्स है वहां पे। पॉपुलेशन बहुत नहीं है लेकिन एक डोमिनेंट फोर्स है। तो कुकी एक ट्राइबल ग्रुप है जिनको कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस प्राप्त है। चलिए, तो पहला पार्ट हमने बताया कि आखिर मणिपुरी जो मेइतेई कौन है, कुकी कौन है। अब अभी का इशू क्या है? अभी का इशू यह है कि मेइतेई लोगों ने, जो कि सबसे एडवांस कम्युनिटी है वहां के, उन लोगों ने अब डिमांड किया है कि हमें एसटी स्टेटस दो, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दो। क्यों शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दो? क्योंकि आजादी से पहले जब मणिपुर भारत का पार्ट बना, इंडिपेंडेंट 1947 में जो बना, उससे पहले वो लोग एसटी स्टेटस में आते थे। दूसरा चीज वो कह रहे हैं कि हमारा कल्चर जो है, हमारा जो लैंग्वेज है वो थ्रेटेंड है, और वो सब चीज को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे जैसे ही हमें एसटी स्टेटस मिलेगा। अब दूसरे जो ट्राइबल ग्रुप के मेंबर हैं, जो ट्राइबल जितने लोग हैं, सब कह रहे हैं, उसमें से कुकी ज्यादा बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि सर आप ऑलरेडी एडवांस्ड हो, आपका जो पहले से भी रिजर्वेशन मिला हुआ है, पहले से भी वो लोग ओबीसी कम्युनिटी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में ऑलरेडी मौजूद है, और उनका जो लैंग्वेज है, जो वो बोल रहे हैं, कल्चर जो है मुझे प्रोटेक्ट करना है, वो 8th शेड्यूल में ऑलरेडी मेंशन्ड है। भारत का जो 22 लैंग्वेज है उसमें से एक लैंग्वेज है वो भी। तो अब क्यों तुम झूठ मूठ का डिमांड कर रहे हो एसटी का स्टेटस को? क्योंकि अगर एसटी स्टेटस मिलता है तो जितना भी और भी रिसोर्सेस है, पब्लिक रिसोर्सेस, उस पर और तेरा कब्जा हो जाएगा। सीधी बात है, बात लॉजिक है। तो इसी चीज को लेके जो वहां के जो स्टूडेंट यूनियन थे, वो एक तरह से आप कह सकते हो कि आंदोलन कर रहे थे। ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर, वो लोग आंदोलन कर रहे थे, और इसी से तनाव बढ़ा, और आपने देखा कि क्या से क्या हो गया है। चलिए, तो ये है अभी का प्रेजेंट स्टेटस। अब थोड़ा हम हिस्ट्री में जाते हैं, समझते हैं कि मणिपुर का क्या स्टेटस है। याद रखिए, नॉर्थ ईस्ट इन इट्स एंटायरिटी बहुत ही डिस्टर्ब रहा है बाय एंड लार्ज। नागालैंड में सबसे पहले स्टार्ट हुआ, और नागालैंड में सबसे ज्यादा डिग्री ऑफ डिस्टर्बेंस था, लेकिन नागालैंड क्या हुआ, साइलेंट हो गया। वहां पे लोग अलग दिशा में सोचने लगे, इंसर्जेंसी ना के बराबर है। लेकिन मणिपुर में लेट थोड़ा स्टार्ट हुआ, लेकिन मणिपुर में अभी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इस वायलेंस से पहले भी बड़े बड़े ग्रुप्स वहां मौजूद हैं जिन्होंने निगोशिएट करने से सरासर मना कर दिया है भारत सरकार से। तो फिर आखिर क्या है इशू, ये समझना पड़ेगा। तो उसके इतिहास में आपको जाना पड़ेगा। इतिहास में हम अगर समझें तो लगभग कांगली पैक वहां का किंगडम था, वो एक इंडिपेंडेंट किंगडम था, ठीक। और हिस्ट्री को अगर उसका ट्रेस करते हैं तो 33 AD से आप ट्रेस कर सकते हो। इंडिपेंडेंट ही रहा है बाय एंड लार्ज। मुगल आए या कोई आए उस पे कब्जा उन्होंने नहीं किया, वो इंडिपेंडेंट रहे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, और ब्रिटिशर्स ने जब असम को, अहोम किंगडम को अपने अंदर कर लिया, तो उसके बाद जो ये छोटे छोटे किंगडम थे उनको भी उन्होंने क्या किया, लड़ाई करके उन्हें भी जीत करके अपने ब्रिटिश जो शासन है उसके अंदर कर लिया था। तो 1891 में एंग्लो मणिपुर वॉर में उन्होंने मणिपुर का जो कैंगलीपैक का जो किंगडम था उसे हरा के अपने अंदर कर लिया था, ठीक है। तो उस समय से यही चल रहा है। और उसके बाद जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तो ये सब बहुत सारे रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे, सबको क्या करना था, कंसोलिडेट करना था। तो उसमें इन्हें भी कंसोलिडेट किया गया था, और 21 अक्टूबर 1947 को इसको मर्ज कर दिया गया था इंडिया में, एसेशन हो गया था इंडिया में। तो वहां के लोग को उस समय से वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग हम लोगों से पूछे नहीं कि हम इंडिया में मर्ज होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, उन्होंने जबरदस्ती हमें मर्ज कर लिया। इट वॉज अ फोर्स एसेशन। तो शुरू से ही डिसग्रंटलमेंट था, लेकिन शुरू से ही उन्होंने बैनर ऑफ रिवोल्ट नहीं लॉन्च कर दिया। उन्होंने बातचीत करनी चाहिए,
और वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन 1964 में बना जिसका नाम था यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। वो एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका की डिमांड था कि हमें सेपरेट स्टेट नहीं, एक तो पहली बात सेपरेट स्टेट भी नहीं थे, वो आपको असम के अंदर आते थे, सेपरेट स्टेट नहीं थे उस समय तो। लेकिन ये जो कम्युनिटी था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनका डिमांड सेपरेट स्टेट विद इन इंडियन यूनियन नहीं था। उनका था कि हम एक अलग कंट्री चाहते हैं, काइंड ऑफ कि एक सोवरीन सोशलिस्ट रिपब्लिक चाहते हैं अलग इंडिया से, क्योंकि ये फोर्स एसेशन था और हम इस एसेशन को नहीं मानते हैं, ऐसा उनका कहना था। अब ये बात तो माना नहीं जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 1 संविधान का कहता है कि जो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब कि स्टेट जो है उसको अधिकार नहीं है कि आप इंडियन यूनियन को छोड़ सकते हैं। अगर इसका इंटरप्रिटेशन देखें, 2 इंटरप्रिटेशन, उसमें से एक इंटरप्रिटेशन ये भी है। अब ये वाली बात हो गई। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, ये इन्होंने आर्म्स रिवोल्ट नहीं किया, इन्होंने धरना प्रदर्शन इस तरह का किया। आर्म्स रिवोल्ट इन्होंने जो किया वो 1991 में लिया, उससे पहले आर्म्स इन्होंने नहीं उठाया था। लेकिन बीच में जब 1970s का समय आया तो ये जो मूवमेंट और तेजी से बढ़ गया और डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा, इस तरह के बहुत सारा चैलेंजेस अगर आप देखें तो वहां पे आ गया। और उसी टाइम में थोड़ा निगोशिएशन का सिचुएशन आया और 1971 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया, ठीक है, 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब उस एक्ट में 371C को जोड़ा गया, जिसमें कि इस तरह के जो भी एरियाज हैं उनमें स्पेशल पावर दिया गया, उनका स्पेशल कल्चरल प्रोटेक्शन और अदर सॉर्ट ऑफ थिंग्स का प्रावधान उसमें डाला गया। और फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंट प्रोटेस्ट। इनफैक्ट बंदूक उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन प्रोटेस्ट है तो वायलेंट हो सकता है, आग लगा दिया, कुछ कर दिया, इस तरह से होता ही है। दे आर नॉट कंट्रोलेबल फुल्ली, बट दे डिड नॉट टेक अप आर्म्स एट दैट टाइम। और उसके बाद क्या होता है कि 1972 में भारत सरकार ने सोचा कि नहीं, इसको हम कंप्लीट स्टेट का तो दर्जा दे देते हैं, एक इंडिपेंडेंट स्टेट, कि ये वाला मामला शांत हो जाए। तो उन्होंने वो दे दिया, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल शांत नहीं हुआ। उसके बाद इनफैक्ट ये एक न्यू ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया ढेर सारे ग्रुप्स का फॉर्मेशन में। तो बहुत सारे 1977 से 1980 तक का अगर देखते हैं 3 साल में ढेर सारे ग्रुप वहां पे फॉर्म हो गए, बहुत सारे। पीपल लिबरेशन आर्मी, उसके बाद पीपल रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कैंगली पाक था, ये सब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लोग अपना आर्म्स उठा लिए और इन्होंने लड़ाई करना शुरू किया इंडियन आर्मी से कि भाई मेरे को ये स्टेट नहीं मांगता है, मेरे को क्या चाहिए, कंप्लीट कंट्री नया चाहिए। सेसेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया और 1980 में भारत सरकार ने कंप्लीट मणिपुर को अनाउंस कर दिया डिस्टर्ब्ड एरिया और वहां पे लगा दिया AFSPA, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया। वो एक्ट बहुत ही पावरफुल एक्ट है, जो ब्रिटिश जमाने में बनाया गया एक्ट है, जिसमें कि कोई भी काम अगर आर्मी वाला करता है उस डिस्टर्ब एरिया में तो उसके खिलाफ कुछ भी इस तरह का केसेस वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो उस टाइम से एक बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप और इंडियन आर्मी दोनों में क्लैश होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखिए भारत सरकार, इंडियन आर्मी और इंसर्जेंट ग्रुप के बीच में क्लैश हो रहा है। लेकिन इसके बाद जब नेक्स्ट फेज में चलते हैं 1991 में जब पहुंचते हैं तो ये 3 तरफा और 4 तरफा एक तरह से शुरू हो गया। तो उस टाइम में हुआ कि एक इंडियन आर्मी, एक ट्राइबल ग्रुप थे, तो ढेर सारे ट्राइबल ग्रुप, और उसमें से कुकी जो थे वहां पे पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंट कुकी राइज करता है। पहले सबके मिलके साथ करते थे, लेकिन अब इंडिपेंडेंटली राइज किए। और उनका राइज का एक बेसिक रीजन जो था कि 1990s में नागालैंड बहुत ही डिस्टर्ब सिचुएशन में था और नागालैंड में जो ग्रुप था NSCN, वो उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था ग्रेटर नागालिम का कॉन्सेप्ट दिया। ग्रेटर नागालिम में क्या होता है, कंप्लीट नागालैंड रहता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है मणिपुर के आते हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है वो
अरुणाचल प्रदेश के भी आते हैं। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर के आते हैं उसमें नागा पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो उस नागा पॉपुलेशन के अगेंस्ट कुकी खड़ा हुए। तो नागा वर्सेस कुकी वर्सेस अदर ट्राइबल वर्सेस मैतेई और इंडियन आर्मी। तो आप देख सकते हैं कि हर ग्रुप है उसका अपना अपना मकसद था, किसी का कुछ मकसद किसी का कुछ मकसद, और यहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी इसमें बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यहां पे इस जगह पे भारत सरकार पूरी ताकत लगाते हैं कि ताकि इसको सेटल डाउन किया जा सके, रोका जा सके, लेकिन डेफिनेटली इट वाज नॉट सो इजी। तो बहुत ही दिक्कत के साथ आगे बढ़ा। अब एक चीज और बताता हूं कि जब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगाया तो आर्मी को बहुत ज्यादा पावर हो जाता है, और उस टाइम में ये केसेस बहुत सारे इस तरह से आए कि आर्मी ने जो वहां पे बहुत इनोसेंट को भी मार दिया, और ह्यूमन राइट वायलेशन हुए, महिलाओं का रेप हुआ। तो इसी के प्रोटेस्ट में एक आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो बताता हूं मैं, इरोम शर्मिला का। दुनिया में सबसे लंबे समय तक हंगर स्ट्राइक करने वाली वुमेन ने 16 साल तक उन्होंने फूड नहीं खाया, और जो रीजन था कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है उसको हटाइए, आप वापस लेके जाइए आप, क्योंकि ये जो है वो ठीक नहीं है, ह्यूमन राइट का ग्रॉस वायलेशन है। इनफैक्ट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इस तरह से ही बातें करी, जहां तक कि इंप्लीमेंटेशन का ऑफ आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है उसके बारे में। तो जब उस तरह का ब्रूट पावर इस्तेमाल करते हैं लोकल पॉपुलेशन पे, तो डेफिनेटली डिसग्रंटलमेंट और बढ़ जाता है। तो इसीलिए डिसग्रंटलमेंट चल रहा है और कंटिन्यूटी में चल रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट डिमांड है। हर आदमी का एक डिमांड आज नहीं है। आज अगर पूछोगे कि इंसर्जेंट ग्रुप है उनका एक डिमांड बताइए, तो कोई नहीं बता पाएगा जो एक डिमांड क्या है, क्योंकि सब ग्रुप अपना इंटरेस्ट है। बहुत लोग तो इंसर्जेंट ग्रुप इसीलिए बनाए हैं ताकि मोरेह एक नाम का जगह है जहां से कि ड्रग इंडिया में एंट्री करता है, वेपन इंडिया में एंट्री करता है, उस चीज का वो ड्रग का व्यापार कर पाए, आर्म्स का व्यापार कर पाए, इसीलिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। यह भी बहुत इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में आया है, बार बार आया है। तो वहां का सिचुएशन बहुत गंभीर है, कॉम्प्लेक्स है। अब एनएससीएन जो था नागालैंड वाले, आइजिक मोइबा ग्रुप पर्टिकुलरली, उसके साथ पीस फायर एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइन हुआ 1997 में। तो उन्होंने गोलियां वोलियां चलाना, डिस्टर्ब करना छोड़ दिया था, ना नागालैंड में ना मणिपुर का जो कुछ डिस्ट्रिक्ट थे जहां पे नागा पॉपुलेशन था वहां पे उन्होंने विड्रॉ कर लिया। साथ ही साथ वहां पे कुकी आउटफिट जो थे उन्होंने भी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन SOP, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 2008 में। तो कुकी लोग भी वो कुछ नहीं कर रहे थे, साइलेंटली अपना काम कर रहे थे, वो ऑपरेशन नहीं कर रहे थे, अगेंस्ट इंडियन आर्मी नहीं जा रहे थे या किसी के, ठीक है। तो बहुत सारे धीरे धीरे ग्रुप करके सरेंडर कर रहे थे या फिर वही सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अग्रीमेंट साइन कर रहे थे। लेकिन मेइतेई जो वहां सबसे डोमिनेंट है, पावरफुल है, उनके जो मेजर ग्रुप है उन्होंने ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं साइन किया, और उन्होंने जो टेबल टॉक कर रहे थे, बातचीत से सोल्यूशन पे आते हैं, उसमें भी बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाई, जहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उस ग्रुप के बारे में वार्तालाप के बारे में हम बात करें तो। सो ये अगर देखा जाए तो पूरा कहानी है। तो बेसिकली अगर हम लास्ट पार्ट में अगर हम ये बात करें कि यहां से कहां जाएगा, तो डेफिनेटली जिस तरह का सिचुएशन हो गया, ये तीन तरफा सिचुएशन है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्प्लिंटर ग्रुप हैं वो भी शामिल हो जाए, तो ये मामला बहुत आगे तक बढ़ सकता है। और सिमिलरली जैसा कि हमने बोला आपको कि मिजोरम में भी कुछ घटनाएं इस तरह से थोड़ा बहुत चर्निंग दिखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि फिर से मिजोरम या कोई और स्टेट जो है वहां पे भी थोड़ा बहुत देखने को मिले। तो ये मुद्दा बहुत गंभीर है, ये कहना बहुत कठिन है कि इसमें हाथ किसका होगा, क्योंकि जेन्युइन रीजन वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, हिस्टोरिकल रीजन वहां पे ऑलरेडी मौजूद है, और चाइना ने बहुत टाइम इंटरवीन करने का कोशिश किया है डोमेस्टिक अफेयर्स इंडिया का, तो हो सकता है कि चाइनीज भी हाथ हो। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे हमें
पता चलेगा। तो मुझे लगता है कि आपको पूरा समझ में आया होगा कॉम्प्लेक्सिटी मणिपुर का। इसी तरह से मैं नेक्स्ट सीरीज जब लेके आऊंगा तो नागालैंड के बारे में लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।